चंद्रयान और मंगलयान, जब भी स्पेस मिशंस की बात आती है तो हमारे देश में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलता है ना। पूरी दुनिया आज भारत की इस कामयाबी की कायल है और इसे एक नई पहचान के रूप में देखती है। लेकिन इन शानदार सफलताओं के पीछे एक ऐसी कहानी भी है जो शायद चर्चाओं में कहीं पीछे छूट गई है। एक ऐसा इंसान जिसके विजन के बिना ये पूरी ग्लोबल सक्सेस लिटरली इम्पॉसिबल थी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी मास्टरमाइंड, उसी आर्किटेक्ट की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष के सपनों की नींव रखी। अब जरा सोचने वाली बात है, दुनिया भर में हमारे मिशंस की कम लागत और हाईटेक अप्रोच की खूब तारीफ होती है। सब रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और तकनीकी सफलताओं की बात करते हैं, लेकिन उस इंसान का जिक्र अक्सर क्यों नहीं होता जिसने इस पूरे इकोसिस्टम का निर्माण किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नॉलेज गैप है। तकनीक की तो खूब चर्चा होती है, पर जिसने भारत को अंतरिक्ष में उड़ान भरने का असली साहस दिया, वो नाम अक्सर भुला दिया जाता है। और वो नाम है सतीश धवन। देखिए, ये एक्सप्लेनर सिर्फ किसी एक इंसान की हिस्टोरिकल बायोग्राफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। मतलब सतीश धवन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ऐसे विजनरी थे जिन्होंने एक बहुत ही छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को उठाकर सीधा ग्लोबल स्पेस सुपर पावर बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि महान संस्थाएं सिर्फ करोड़ों के बजट या मशीनों से नहीं, बल्कि एक क्लियर विजन और मजबूत इरादों से बनती हैं। सतीश धवन की इस महानता की शुरुआत उनके एजुकेशन से होती है। 1920 में श्रीनगर में उनका जन्म हुआ और अब उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं, सच में ये आपको हैरान कर देगा। गणित, भौतिकी, अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, है ना एकदम रेयर और क्रेजी कॉम्बिनेशन। विज्ञान और साहित्य दोनों की इस गहरी समझ ने ही उन्हें सिर्फ एक साधारण टेक्नीशियन से हटकर एक दूरदर्शी विचारक बना दिया। वो सिर्फ फॉर्मूले सॉल्व नहीं करना चाहते थे, वो दुनिया और इंसानी बिहेवियर को गहराई से समझना चाहते थे। अब टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं 1950 के दशक की तरफ। अमेरिका के प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनके एरोस्पेस रिसर्च ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी थी। उनके रिसर्च पेपर्स इतने कमाल के थे कि आज भी वहां पढ़ाए जाते हैं। अब एक पल के लिए उस परिस्थिति की कल्पना करें, एक तरफ अमेरिका की वर्ल्ड क्लास लैब्स, एक बेहद कंफर्टेबल लाइफ और खूब सारा फेम था, और दूसरी तरफ था अपना नया आज़ाद हुआ भारत, जहां रिसोर्सेज के नाम पर लगभग कुछ नहीं था। सब कुछ एकदम जीरो से शुरू करना था। लेकिन उन्होंने बिना किसी डाउट के वो टफ रास्ता चुना, राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुना, और वो भारत लौट आए। भारत वापस आकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सबसे कम उम्र के डायरेक्टर के रूप में कुर्सी संभालते ही उन्होंने जो फिलॉसफी दी ना, वो पूरी रिसर्च कल्चर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उनका साफ मानना था कि महान वैज्ञानिक लैब से नहीं, महान माहौल से पैदा होते हैं। उनका पूरा फोकस एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट करने पर था जहां साइंटिस्ट्स बड़े से बड़ा सपना देख सके और बिना किसी डर के एक्सपेरिमेंट कर सकें। उस जमाने के हिसाब से ये सोच एकदम रेवोल्यूशनरी थी। 1970 का दशक इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए भारी उथल-पुथल और चुनौतियों से भरा था। 1971 में महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अचानक निधन से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। ऐसा लगने लगा कि शायद अंतरिक्ष का हमारा सपना खतरे में पड़ गया है। तब 1972 में सतीश धवन ने इसरो की कमान संभाली, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त पर। शर्त ये थी कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंटली रन करने की पूरी आज़ादी मिलेगी। और यहीं से शुरू होता है 1979 के एक बहुत बड़े फेलियर और 1980 की एक ऐतिहासिक सफलता तक का वो सफ़र, जो आगे चलकर उनकी लीडरशिप की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाला था। वो परीक्षा की घड़ी आई 1979 में। हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उड़ान भरने के लिए तैयार था। पूरा देश सांसें रोके टीवी स्क्रीन से चिपका था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही देर बाद एक टेक्निकल ग्लिच आया और मिशन फेल हो गया। हमारा सैटेलाइट स्पेस में जाने के बजाय सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। उम्मीदें सच में एकदम क्रैश हो गई। नेशनल लेवल पर भारी निराशा थी और मीडिया का प्रेशर एकदम चरम पर था। मिशन डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी पूरी टीम पर सवालों की झड़ी लग गई थी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मनोबल पूरी तरह से तोड़ देने के लिए ये पल काफी था। लेकिन लीडरशिप का असली टेस्ट ऐसे ही क्राइसिस में होता है। उस भयंकर माहौल में सतीश धवन ने जो किया, वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और धवन साहब ने डॉक्टर कलाम को पीछे बिठाया और खुद सारे सवालों का सामना करने आगे आ गए।
उन्होंने दुनिया के सामने साफ कहा, इस विफलता की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस उन्होंने आगे आकर अपनी पूरी टीम को आलोचनाओं के उस तूफान से बचा लिया। किसी भी वैज्ञानिक पर रत्ती भर भी दोष नहीं डाला, खुद ढाल बन गए और दुनिया से बस एक ही वादा किया कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और बहुत जल्द मजबूती से वापसी करेंगे। और वो वादा उन्होंने 100% पूरा किया। ठीक 1 साल बाद 1980 में SLV-3 का नेक्स्ट लॉन्च हुआ और ये पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। भारत ने अपना सैटेलाइट स्पेस में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार सतीश धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर खुद नहीं गए। बिल्कुल नहीं। उन्होंने डॉक्टर कलाम को आगे किया और कहा, आज की सफलता का पूरा श्रेय टीम को जाता है। पिछले साल के फेलियर में खुद पूरी जिम्मेदारी लेना और इस साल की सक्सेस का पूरा क्रेडिट टीम को दे देना, ये लीडरशिप का एक ऐसा रेयर और खूबसूरत एग्जाम्पल है जिसे आज भी पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क माना जाता है। इसी घटना से उनका वो मूल दर्शन निकल कर आता है जिसे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट यानी संस्थागत विश्वास कहा जाता है। सतीश धवन ने सिर्फ रॉकेट्स या प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जो डल या पनिशमेंट पर नहीं बल्कि अटूट विश्वास पर टिका था। डरा धमकाकर काम करवाने की बजाय उन्होंने अपनी टीम को एम्पावर किया, उन्हें नए प्रयोग करने की छूट दी ताकि वो कुछ ऐसा अचीव कर सकें जो पहले असंभव लगता था। और सच कहूं तो यही वो वर्क कल्चर था जो उनके रिटायर होने के बाद भी सालों साल इसरो की सबसे बड़ी ताकत बना रहा। और ये कोई अतीत की बीती हुई बात नहीं है, इसका इम्पैक्ट आज भी हमारे सामने बिल्कुल साफ है। PSLV, GSLV, हमारे चंद्रयान मिशंस और मंगलयान, ये सारे के सारे मॉडर्न स्पेस मार्वल्स सीधे तौर पर सतीश धवन की रखी हुई उसी मजबूत नींव पर खड़े हैं। आज जो ग्लोबल लेवल पर हमारी वाहवाही होती है ना, वो उसी वर्क कल्चर का रिजल्ट है जिसे उन्होंने दशकों पहले सेट किया था। उन्होंने सिर्फ मशीनें नहीं बनाई, उन्होंने उन लोगों और उस विजन को तैयार किया जिन्होंने भविष्य की इन शानदार तकनीकों को उड़ान दी। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में स्पेस एक्सप्लोरेशन से थोड़ा हटकर एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतरीन मशीनें तो बना सकती है, लेकिन क्या एक दूसरे पर अटूट विश्वास किए बिना कभी कोई महान संस्था खड़ी की जा सकती है? ये सवाल इस बात पर जोर देता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली शक्ति सिर्फ असीमित बजट या एडवांस्ड गैजेट्स में नहीं, बल्कि उस टीम में होती है जिसे बिना किसी डर के बड़े सपने देखने की आज़ादी मिलती है। और शायद यही सतीश धवन की सबसे बड़ी और सबसे अमर विरासत है।